नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट्स क्लासेस में। चलिए आज हम 11th क्लास मैथ एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर समुच्चय के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। पहले पार्ट में हमने समुच्चय के कुछ बेसिक तथ्यों का अध्ययन किया था। आइए उसी के अगले क्रम में देखते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि समुच्चय निरूपित करने के लिए दो विधियां इस्तेमाल में लाई जाती हैं। पहली विधि आपकी सारणी विधि, दूसरी है समुच्चय निर्माण विधि। चलिए उसकी कुछ एग्जाम्पलों का भी अध्ययन हमने किया था। आइए यहाँ पर कुछ और अधिक एग्जाम्पलों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हमने हेडिंग बनाई है तुलनात्मक अध्ययन, यानी यदि कोई समुच्चय है ना, यदि कोई समुच्चय या वस्तुओं का संग्रह है तो उसका कथन किस तरह निरूपित होगा और उस कथन को हम सारणी विधि में कैसे लिखेंगे और उसी कथन को हम समुच्चय निर्माण विधि में किस तरह लिखेंगे, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्रम संख्या 1 में। देखिए कथन में लिखा हुआ है 20 व 30 के बीच आने वाली प्राकृतिक संख्याएं। आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें 20 व 30 के बीच में कहा गया, इसका मतलब 20 से अधिक और 30 से कम। अतः इसे सारणी विधि में लिखने के लिए हम लोग मझला कोष्ठक लगाएंगे। 20 से अधिक है इसलिए 21 से प्रारंभ करेंगे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। चूंकि 30 से कम है इसलिए 29 तक जाएंगे। ठीक है, इसी को हमें समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखना हुआ तो हम क्या करेंगे, मझला कोष्ठक लगाएंगे, x:x लिखेंगे। बताया हमने पिछले वीडियो में कोलन क्यों लगाया जाता है। x:x, जहां x बिलोंग्स करता है n से, n मतलब नेचुरल नंबर से, और ये नेचुरल नंबर क्या है, ये x हमने मानी है, और ये x क्या है, x इज ग्रेटर देन 20 यानी 20 से अधिक है, इज लेस देन 30 यानी 30 से कम। ठीक, आइए देखते हैं। सेकंड में है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह या समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में हमें पता है कि स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से? A, E, I, O, U। चलिए इसको हमने सारणी विधि में लिखा। अब इसी को हमें समुच्चय निर्माण में लिखना हुआ तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x:x। जैसे यहाँ पे लिखे थे x:x बिलोंग्स टू n यानी ये नेचुरल नंबर। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के लिए क्या करेंगे, सीधा से लिख सकते हैं कि x:x, जहां x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक, आइए देखते हैं। नेक्स्ट है 1991 से लोकसभा के 6 सभापतियों का समुच्चय, यानी 1991 के से लेकर उसके आगे 6 सभापतियों के बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है। चलिए देखते हैं किसमें कौन कौन थे। सबसे पहले पाटिल थे, पाटिल के बाद संगमा थे, संगमा के बाद बालयोगी थे, फिर जोशी थे, फिर सोमनाथ थे, फिर मीरा कुमार थे। चलिए अब इसी को हमें अगर समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, लिखेंगे x:x 1991 के बाद लोकसभा के सभापति है। ठीक है, चलिए हमने ये भी बताया था यदि समुच्चय छोटा हो, अवयव कम हो तो उसको सारणी विधि से, और अवयव बहुत अधिक हो तो उसे समुच्चय निर्माण विधि से लिखना अधिक उपयुक्त होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है शब्द ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री के सभी अक्षरों से बना समुच्चय। चलिए हमने ये भी आपको बताया था यदि किसी समुच्चय में 1 से अधिक अवयव आते हैं तो उसे उस रूप में भी लिखा जा सकता है, और उसे दूसरे रूप में 1 से अधिक बार आए हुए अवयवों का एक ही बार प्रयोग करके भी उसे समुच्चय के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए ट्रिगोनोमेट्री में देखते हैं। सारणी विधि में जाएंगे तो क्या करेंगे, पहला अक्षर हमारा क्या है, टी ले लिए, R, I, G, O, N, फिर उसके बाद O ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो M, फिर E, फिर T ऑलरेडी लिखा जा चुका है, R भी लिखा जा चुका है। अतः इसे छोड़कर हम क्या लिख देंगे, Y। ये क्या है, हमारा ट्रिगोनोमेट्री के अक्षरों से बना हुआ समुच्चय है। अब इसी को हमें समुच्चय निर्माण विधि रूप में लिखना हुआ तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा x:x, जहां x क्या है, शब्द ट्रिगोनोमेट्री का एक अक्षर है। चलिए देखते हैं। अगला है नेक्स्ट 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। आपको पता है 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, चूंकि विषम संख्या यहाँ की पहली 1, 3, 5, 7, 9 आदि होती है। चूंकि 10 से कम अब हम कहां तक जाएंगे, 9 तक जाएंगे, तो लिखेंगे 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब जैसे ये क्या है, सारणी विधि के रूप में लिखा है। अब इसी को समुच्चय निर्माण विधि रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे x:x, जहां x क्या है, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं समुच्चयों के विभिन्न प्रकार। ठीक है, क्योंकि आपके प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको प्रकारों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, अतः इसके प्रकार का अध्ययन करना आवश्यक है। आइए देखते हैं समुच्चयों के विभिन्न प्रकार। देखते हैं समुच्चय जो है अपने गुणों के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं।
जिनमें से पहला समुच्चय आपका रिक्त समुच्चय, जिसे हम लोग नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। देखिए रिक्त समुच्चय क्या है, नाम से यह स्पष्ट है। रिक्त, रिक्त आपको पता है रिक्त मीन्स होता है खाली स्थान, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, जिसमें एक भी अवयव नहीं होते हैं, उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है। अतः हमने परिभाषा लिखी है कि वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहा जाता है। और रिक्त समुच्चयों को प्रायः फाई या ये एम्प्टी सेट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए इसके अंतर्गत आपको ऐसे एग्जाम्पल्स लेने होंगे, ऐसे तथ्य लेने होंगे जिसमें एक भी अवयव ना हो। ध्यान रहे किसी भी समुच्चय में आप जैसे अगर आप a इक्वल टू यहाँ पर अगर आप 0 लिख देते हैं तो ये एक रिक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक अवयव है, कौन सा, शून्य। अतः आपको ऐसे समुच्चय लिखने हैं जिसमें एक भी अवयव ना हो, तभी वे क्या कहलाएंगे, रिक्त समुच्चय कहे जाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, हमने लिया a इक्वल टू x कोलन x सम संख्या है। अब जैसे हमने सम संख्या ली तो आपको पता चल गया कि 2, 4, 6, 8, 10 आदि जो 2 से विभाज्य नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई ऐसी सम संख्या हो सकती है जो 2 से विभाज्य ना हो? बिल्कुल नहीं हो सकती। अतः ये एग्जाम्पल क्या है, एक रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल है। ठीक है, बी में आ जाइए। बी में लिखा x कोलन x बिलोंग्स टू n, यानी बिलोंग्स टू मतलब प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित है ये। कहने हुआ जहां x इज ग्रेटर देन 0 इज लेस देन 1, जहां x क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। क्या 0 से बड़ी और 1 से छोटी, यानी 0 और 1 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। अतः ये भी क्या है, एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। इसके अंतर्गत और उदाहरण लिए जा सकते हैं। जैसे आपने लिखा सींग वाले घोड़ों का समुच्चय। आपको पता है कि कोई भी घोड़ा ऐसा नहीं होता जिसकी सींगे हो, अतः ये भी एक समुच्चय हुआ। लिखा हमने 1947 से पहले भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय। आपको पता है हमारा देश सन 1947 में आजाद हुआ, तो उसके पहले क्या था, उसके पहले भारत के प्रधानमंत्री हो ऐसा संभव नहीं है। अतः ये भी क्या है, एक रिक्त समुच्चय हुआ। और आते हैं 2 और 4 के बीच की सम संख्याओं का समुच्चय। आपको पता है कि 2 और 4, 2 एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या और ये क्रमागत सम संख्याएं हैं। अतः इनके बीच की एक संख्या 3 होगी जो कि विषम होगी। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सम संख्याओं का समुच्चय। अतः क्या होगा, ऐसी कोई सम संख्या नहीं होगी जो 2 और 4 के बीच में हो। अतः ये भी एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ठीक है, आइए देखते हैं नंबर 2। चलिए हमारा अगला है नंबर 2, एकल समुच्चय यानी सिंगलेटन सेट। देखिए एकल समुच्चय जैसा कि नाम से स्पष्ट है। देखिए आप नाम पर ध्यान देंगे तो आपको इसकी परिभाषा याद करने में कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इसके पहले हमने बताया था आपको रिक्त समुच्चय। रिक्त मतलब खाली, खाली मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाएंगे। अब नंबर 2 पे आते हैं हम लोग, लिखा हुआ है एकल समुच्चय सिंगलेटन सेट। जाहिर सी बात है नाम लिखा है एकल, एकल मतलब एक ही अवयव, एक ही अवयव वाला समुच्चय। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव होता है उसे एकल समुच्चय कहा जाता है। जैसे आप ले लीजिए एग्जाम्पल, किसी भी देश के वर्तमान प्रधानमंत्रियों का समुच्चय। आपको पता है कि किसी भी देश में वर्तमान में एक ही प्रधानमंत्री होंगे। किसी भी देश की वर्तमान राष्ट्रपति का समुच्चय, किसी विद्यालय की वर्तमान प्रधानाचार्यों का समुच्चय, किसी कक्षा की वर्तमान मॉनिटरों का समुच्चय। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं। हमने एक परिभाषा लिखी हुई है कि वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव होते हैं एकल समुच्चय कहा जाता है। ठीक, अर्थात हमने लिखा है कि एकल समुच्चय के अंतर्गत इसके एकमात्र अवयवों को कोष्टक में रखकर प्रदर्शित कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है आपका पहला, लिखा है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का समुच्चय। आपको पता है किसी भी देश में, या भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रपति हो सकते हैं, एक ही होंगे। तो जाहिर सी बात है एक ऐसा समुच्चय है जिसमें केवल एक ही अवयव है, अतः ये एकल समुच्चय हुआ। अगला एग्जाम्पल में लिखा है x कोलन x, जहां x प्लस 4 इज इक्वल टू 8, यानी x कोई प्राकृतिक संख्या है जिसमें 4 जोड़ने पर आपको 8 प्राप्त हो जाता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर x के स्थान पर केवल और केवल 4 ही हो सकता है, क्योंकि 4 ही वो संख्या जिसमें 4 जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा, और कोई संख्या तो ऐसी है नहीं जिसमें 4 जोड़ दे 8 प्राप्त हो जाए 4 के अतिरिक्त। अतः इस समुच्चय में भी केवल एक ही अवयव होगा, इसलिए क्या होगा, एकल समुच्चय होगा। आगे में लिखा x कोलन x एक पूर्णांक है और x इज ग्रेटर देन 3 इज लेस देन 5। आपको पता है x अगर कोई पूर्णांक दिया गया है जो 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है, 3 से बड़ा है 5 से छोटा, क्या होगा, केवल 4 ही तो होगा।
तो इसमें केवल एक ही अवयव आ रहा है, अतः ये क्या होगा, एकल समुच्चय होगा। और आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमने लिखा है यहाँ पर 3, यानी बदले कोष्टक के अंदर 3। आप चाहे तो आगे कुछ भी लिख सकते हैं, आप a बराबर b बराबर आप कुछ भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 लिखा है, एकल समुच्चय हुआ। यहाँ देखिए 5 लिख दिया है, एकल समुच्चय हुआ। 5 कोष्टक के बाहर होगा तो रिक्त समुच्चय को डिपेंड्स करेगा, मतलब जो निर्धारित करेगा, और अगर ब्रैकेट्स के अंदर होगा तो वो एकल समुच्चय को निर्धारित करेगा। आगे हमने 0 लिख दिया। अब सब कोई कहे इसमें कोई अवयव ही नहीं है, क्यों नहीं है, 0 भी तो एक अवयव है, ठीक है, अतः ये एकल समुच्चय हुआ। चलिए देखते हैं, इसके बाद है आपका अगला। चलिए अगर देखते हैं, अगला है परिमित या सीमित समुच्चय। फिर देखिए नाम से स्पष्ट है, सीमित यानी वह समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या सीमित हो, जिसे गिना जा सके, ठीक है, उसे सीमित समुच्चय या परिमित समुच्चय कहा जाता है। लिखा है कि वह समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, फिक्स हो, जिसे हम गिन सके, जिनकी गणना की जा सके, है ना, उन्हें हम लोग परिमित या सीमित समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा गया है जैसे a = 1 2 3 4 5। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ जो समुच्चय a है वो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, यानी यहाँ पर हम गिन के बता सकते हैं कि समुच्चय में कितने अवयव होंगे, ठीक है। अब इससे अगला है 1 वर्ष के महीनों का समुच्चय। हम जानते हैं कि 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 1 वर्ष में कुल महीनों की संख्या केवल और केवल 12 ही होती है, यानी एक फिक्स है, इसे गिना जा सकता है कि 12 महीने होते हैं, वो कौन कौन से महीने हैं। अतः ये भी क्या हुआ, आपका एक परिमित या सीमित समुच्चय हुआ। आगे है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर व व्यंजनों का समुच्चय। हमें पता है अंग्रेजी वर्णमाला में कुल मिलाकर कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं, जिनमें से 5 आपके वॉवेल यानी स्वर के निकल जाते हैं, और शेष बचे हुए 21 अक्षर आपके व्यंजन के कहलाते हैं। तो स्वर की संख्या भी सीमित है, 5 ही होती है, व्यंजन की संख्या भी सीमित है, 21 ही होती है, अतः ये एक सीमित समुच्चय होगा। आगे है संसार में सभी नदियों का समुच्चय। आपको पता है संसार में जितनी भी नदियां हैं उन सभी के नाम स्पष्ट हो, सभी की संख्याएं स्पष्ट है, अतः ये भी क्या हुआ, एक सीमित समुच्चय हुआ। आगे देखते हैं, लिखा है किसी विद्यालय के विद्यार्थियों का समुच्चय, है ना। हमें देखने में कोई किसी भी विद्यालय में भले ही कितने भी विद्यार्थी क्यों न दिखें, लेकिन उनकी संख्या निश्चित है, उनके अवयव फिक्स है, उन्हें गिना जा सकता है कि कितने बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, अतः ये क्या हुआ, एक सीमित समुच्चय हुआ। आगे लिखा है 1 व 200 के बीच की सभी सम और विषम संख्याओं का समुच्चय। देखिए यहाँ पे लिखा है 1 व 200 के बीच, यानी न 1 लेंगे न 200 के ऊपर जाएंगे, उसके बीच में आएंगे, उसके बीच की सभी सम और विषम संख्याएं। आपको पता है 1 और 200 के बीच की सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, उनकी टोटल संख्या कितनी होगी, विषम संख्याएं कितनी होंगी, इन्हें हम आराम से गिन सकते हैं, इनकी गणना कर सकते हैं, अतः ये एक सीमित समुच्चय होगा। चलिए देखते हैं इसकी आगे नेक्स्ट है। चलिए अगला है अपरिमित या असीमित समुच्चय। चलिए फिर यहाँ पर देखते हैं, लिखा है अपरिमित या असीमित। असीमित यानी जिसकी सीमा ना हो, तो यानी ऐसे समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, जिसके अवयवों की गणना ही ना की जा सके, जिसके अवयवों को गिना ही ना जा सके, उसे असीमित या अपरिमित समुच्चय कहा जाता है, ठीक है। परिभाषा के रूप में हमने लिखा है कि वह समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है, अर्थात जिनकी गणना न की जा सके, अपरिमित या सीमित समुच्चय कहे जाते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है किसी रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। आपको पता है किसी एक रेखा पर जो बिंदु होते हैं वो कितने होते हैं, असंख्य बिंदु होते हैं, उन्हें आप गिन नहीं सकते, उनकी गणना नहीं कर सकते, अतः ये क्या होगा, एक अपरिमित समुच्चय होगा। आगे लिखा है सम तथा विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। आपको पता है कि विषम प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं, विषम प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं, असंख्य होती हैं, उनकी गणनाएं नहीं की जा सकती। तो जाहिर सी बात है जब प्राकृतिक संख्याओं की संख्या जो है अपरिमित होती है, तो चूंकि प्राकृतिक संख्याओं में ही सम और विषम शामिल होता है, अतः सम और विषम प्राकृतिक संख्याएं भी क्या होंगी, असीमित ही होंगी, अतः इनका जो समुच्चय होगा वो एक अपरिमित या असीमित समुच्चय होगा। अगला है आकाश में स्थित तारों का समुच्चय। क्या आप आकाश में तारे गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो ये भी क्या होगा, एक असीमित समुच्चय होगा। आगे लिखा है 2 पूर्णांकों के बीच अपरिमित संख्याओं का समुच्चय। आपको पता है कि 2 पूर्णांक अगर आपको दिए गए हैं, जैसे 2 और 3 दिया गया है, तो इनके बीच की अपरिमित संख्या कितनी होगी, अनिश्चित, उनकी कोई गणना ही नहीं की जा सकेगी, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय होगा।
चलिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। चलिए इसके बाद के आगे कुछ भी और प्रकार दिए गए हैं उसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।